मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA एलिगेशन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना रुपए 7.5 लाख करोड़ भाग -27 5.3.1.1 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों की सीक्वेंसिंग। MoATH इसकी मानक संचालन प्रक्रिया की वीडियो। 3A भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा और 3D सरकार के साथ भूमि की कटाई। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार द्वारा एक कार्य के रूप में तैयार किया गया था जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार से पहले और स्वतंत्र था। मसौदा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और उसके चित्र और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी स्वीकृति। प्रस्ताव के लिए मॉडल अनुरोध ने तालिका 5.6 यानी भूमि अधिग्रहण और निकासी चरण, भूमि अधिग्रहण और में 3 चरणों को बताते हुए MoATH के रुख को और मजबूत किया। निकासी 2 चरण और तकनीकी अनुसूची चरण सीनियर क्रमशः 3, 4 और 7 2 चरणों के साथ समानांतर में चल सकता है, अर्थात व्यवहार्यता चरण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण सीनियर क्रमशः नंबर 2 और 6। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार के कर्तव्यों का विभाजन निम्नलिखित प्रभाव है। 46 NHAI नमूना परियोजनाओं के मामले में निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस के फ्लोटिंग से 7 दिनों से 404 दिनों की अवधि के बाद परियोजनाओं की मंजूरी दी गई थी। वास्तव में 35 नमूना परियोजनाओं के मामले में उपर्युक्त 46 नमूना परियोजनाओं में से, यहां तक कि इन परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस के तैरने के बाद परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया था, जैसा कि पैरा 5.1 में विस्तार से चर्चा की गई है। जैसा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार बोली दस्तावेज और तकनीकी कार्यक्रम तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसकी प्रमुख गतिविधि सन 7, इसके द्वारा मसौदा और अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से स्वतंत्र, इसकी प्रमुख गतिविधि नंबर 6 तथा 5 NHAI नमूना परियोजनाओं के मामले में परीक्षण की जांच की गई, जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के अनुमोदन से पहले निविदा आमंत्रित करने की सूचना मंगाई गई थी, यहां तक कि इन परियोजनाओं के लिए 3D अधिसूचना 156 जारी किए गए थे। नीचे विस्तृत रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के अनुमोदन से पहले तालिका 5.7 नमूना परियोजनाएं, जहां परियोजनाओं के अनुमोदन से पहले 3D किया गया था। S.9 परियोजना का नाम सक्षम द्वारा परियोजना के अनुमोदन की अधिनियम तिथि के तहत 3D अधिसूचना की तिथि। प्राधिकरण 1 पनियाला मोरनार नौल बाईपास पचेरी कालन PKG.I 6 जुलाई 2018 6 दिसंबर 2018 2 दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे PKG.1 10 सितंबर 2018 20 दिसंबर 2018 3 दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे PKG.2 10 सितंबर 2018 20 दिसंबर 2018 4 दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे PKG.9 4 जनवरी 2019 25 नवंबर 2019 5 दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे PKG.18 12 नवंबर 2018 13 फरवरी 2019 स्रोत NHAI द्वारा प्रदान किया गया डेटा। उपर्युक्त परियोजना अनुमोदन पवित्रता और परियोजना के इनकार बटा संशोधन और इसके विनिर्देश के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची।
परियोजना के संरेखण में किसी भी प्रशंसनीय परिवर्तन को इस तथ्य से रोक दिया गया था कि मसौदा समझौतों सहित तकनीकी कार्यक्रम और मसौदा बोली दस्तावेज पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में नोटिस के अनधिकृत रूप से तैरने के कारण थे। निविदा को आमंत्रित करना और संरेखण या परियोजना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परिवर्तन बटा संशोधन होने पर अधिग्रहित भूमि के उलट होने की कोई संभावना नहीं होने के कारण। इसके अलावा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार के कर्तव्यों के ऊपर अनुक्रमण के कारण लेखा परीक्षा नमूना परियोजनाओं में देखा गया। पैरा 5 मार्च 2002 की इस तरह की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अवसर प्रदान किए बिना विस्तृत रिपोर्ट के साथ परियोजनाओं के निविदा को आमंत्रित करने की सूचना दी गई थी। इसी तरह परियोजना के लिए हेडकल में मनुलाल चरा मनुसिमलन pkg.i परियोजना के लिए 3D अधिसूचना 05 फरवरी 2019 को जारी की गई थी, जबकि परियोजना को 13 मार्च 2020 को मंजूरी दी गई थी। मोआरटीएच ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। 5.3.1.2 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार के कर्तव्यों और शक्ति के क्षेत्र। जैसा कि मोआरटीएच के मानक संचालन प्रक्रिया और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार के संदर्भ की शर्तों से स्पष्ट है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार को कई ऐसे काम सौंपे गए थे कर्तव्यों को इसके द्वारा निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कार्यकारी प्रकृति के थे। कर्तव्यों में इस तरह के कुछ अतिरेक थे। भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। भूमि अधिग्रहण परियोजना कार्यान्वयन इकाई और एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए सक्षम प्राधिकारी को जनशक्ति और मशीनरी आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करना। सूचनाओं को मुद्रित करने के लिए अखबार एजेंसियों के साथ संपर्क। पर्यावरण और वन मंजूरी सहित परियोजना के लिए सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करना। भूस्वामियों से भूमि पार्सल खाली करने में समन्वय तथा परियोजना के लिए बोली दस्तावेज तैयार करना और बोली प्रक्रिया शुरू करना। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार की जिम्मेदारी के क्षेत्र में विस्तार। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकारों के योगदान कारणों में से एक हो सकता है जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की उनकी मुख्य गतिविधि पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। इस अध्याय में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में खामियों पर चर्चा की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार के कर्तव्यों और इस तरह के कर्तव्यों के दायरे का कालक्रम उपयुक्त रूप से निर्धारित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना अनुमोदन से पहले निविदा और भूमि अधिग्रहण को आमंत्रित करने वाले नोटिस के तैरने के परिणामस्वरूप किया गया था। विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की उपरोक्त और त्रुटिपूर्ण तैयारी पर चर्चा की गई और सक्षम प्राधिकारी के बिना निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस को भी इस अध्याय में बाद में चर्चा के रूप में प्रस्तुत किया गया। मोआरटीएच ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। 5 मार्च 2002 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कमियां। विस्तृत परियोजना रिपोर्टों ने किसी भी परियोजना के लिए रूपरेखा बटा लेआउट प्रस्तुत किया और इसलिए उपलब्ध नवीनतम तकनीकों को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट गुणवत्ता परियोजनाओं के समय पर और किफायती निर्माण के लिए महत्वपूर्ण थीं। अच्छी विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के महत्व को ध्यान में रखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से मोआरटीएच ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकारों के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शन दस्तावेज विकसित करने के लिए एनएचएआई को अतिरिक्त शुल्क सौंपा। प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विषयों सहित गुणवत्ता डिजाइन सुनिश्चित करने के लिए संरचनाओं के लिए मानक डिजाइन, अभिगम नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश आदि। मोआरटीएच ने बीपीपीआई का प्रस्ताव करते हुए सीसीईए को अवगत कराया कि गुणवत्ता विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए
लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग लीडर 157 जैसी रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग अनिवार्य किया गया है। इंडियन रोड कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजमार्गों के फुटपाथ डिजाइन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। आमतौर पर दो प्रकार के फुटपाथ डिजाइनों को अपनाया जाता है। लचीला फुटपाथ IRC 37 2012-2018 तक अद्यतन और कठोर फुटपाथ IRC 58 2015। इन दो फुटपाथ डिजाइन के लिए निर्धारित विभिन्न परतें इस प्रकार थीं। लचीले फुटपाथ, इसमें कोलतार कंक्रीट BC, घने कोलतार मैकाडम DBM, गीले मैकाडम मिश्रण WMM, दानेदार उपाधार GSB और उपग्रेड यानी पृथ्वी के काम की परतें शामिल थीं। कठोर फुटपाथ, इसमें फुटपाथ गुणवत्ता कंक्रीट PQC 125 माइक्रोन की पॉलीथीन शीट, सूखी दुबला कंक्रीट DLC, GSB और उपग्रेड की परतें शामिल थीं। इन परतों की मोटाई सड़क डिजाइन जीवन के दौरान मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल 160 के लिए मिट्टी और वाहन क्षतिकारक VDF 159 के कैलिफोर्निया असर अनुपात 158 के मूल्य पर निर्भर है। अधिनियम की धारा 3D के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करें कि अधिनियम की धारा 3A में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए अधिसूचित भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। धारा 3D के तहत घोषणा के प्रकाशन पर भूमि केंद्र सरकार में सभी एनकम्ब्रेंस से मुक्त हो जाएगी। यह एक रिमोट सेंसिंग विधि है जिसका उपयोग पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु की सटीक दूरी को मापने के लिए किया जाता है। यह मिट्टी के उपग्रेड की ताकत का माप है। यह विभिन्न एक्सल लोड के वाणिज्यिक वाहनों की संख्या को मानक एक्सल लोड पुनरावृत्ति की संख्या में परिवर्तित करने के लिए गुणक है। यह संख्यात्मक माप है जिसे लाखों में परिभाषित किया गया है, मानक धुरों की संख्या के रूप में, अर्थात वाहन के भार की पूर्व निर्धारित इकाई जो अपने डिजाइन जीवन के दौरान सड़क पर प्लाई करेगी। इसका उपयोग फुटपाथ की ताकत तय करने के लिए किया जाता है। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।